हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी यूपी 53 में। मित्रों, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम यूपी पीसीएस 2022 को देखते हुए, जो कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड एक बुक आई हुई है मार्केट में, जिसका नाम है घटना चक्र यूपी स्पेशल, जो कि चित्रात्मक रूप से दिया गया है, जिसमें इन्होंने अंतरिम बजट उत्तर प्रदेश का 2022-23 का सभी चीज़ों को कवर किया है, जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है मित्रों, तो मैंने सोचा कि एक्चुअली में अगर हम देखें तो पिछले 3-4 सालों में, अगर हम पिछले साल थोड़ा सा यूपी के करंट को छोड़ दें, तो लगभग यूपी से प्रश्न 2-3-4 यही बनते हैं। लेकिन मित्रों याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर जहाँ जिस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं बनता है, हो सकता है कि इस बार यूपी स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो जैसे आपने इतने सब्जेक्टों पे इतना मेहनत किया है, वैसे ही आप बस ये लगभग मैं 3 वीडियो में ये पूरी बुक कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ये यूपी स्पेशल की, और लगभग ये 1.5-1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। आपको बस इस पे फास्ट स्पीड करके पढ़ लेना है। मित्रों याद रखिए, अगर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बन गया ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर स्टेट वाले आप देखते हैं अपने स्टेट से, चाहे बिहार हो चाहे एमपी हो, अपने स्टेट रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा पूछते हैं। क्या पता इस बार यूपी पीसीएस का भी मन बदल जाए, ये भी हो सकता है मित्रों। अभी तक नहीं पूछा तो आप प्रोबेबिलिटी को ले करके चलिए, ठीक है ना। आप ये मान के चलिए कि इस बार यूपी स्पेशल से पूछा जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर्स जो होंगे वो यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी आप और जगह से कंप्लीट कर लीजिएगा, या मैं बाद में कंप्लीट करा दूंगा। तो मैं यूपी स्पेशल आपको आज कंप्लीट करा देता हूं, इसका पार्ट 1, जो कि लगभग 1-1.5 घंटे का मैं आपको वीडियो दूंगा। और लगभग मैं इसको 3 पार्ट में, ये पूरी बुक 100 पन्ने की है, जिसमें से आज हम लोग 25 पन्ने को पढ़ेंगे। ठीक है, और जो भी टेस्ट सीरीज है यूपी पीसीएस से रिलेटेड, तो मैं एक दिल्ली की मानी जानी प्रतिष्ठित संस्थान मेक आईएएस है, उसका टेस्ट सीरीज आप लोगों को आज शाम से अवेलेबल कराना शुरू कर दूंगा। आपको बस उसमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मोर देन जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करिए। तो चलिए देर न करते हुए मित्रों, इसमें जितने भी यूपी स्पेशल के इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, याद रखिएगा, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपी पुलिस हो, जो भी यूपी की रिलेटेड परीक्षा है, उससे ये उसमें यह इससे से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आप इसको अपने स्टेट के बारे में जानिए। अगर आप कोई भी तैयारी नहीं करते हैं, फिर भी आप अपने एक स्टेट के बारे में थोड़ा सा एक घटनाक्रम तो जानते रहिए कि आप किस स्टेट में रहते हैं और कितने जिले हैं, क्या क्या वहाँ महत्वपूर्ण है। एज ए टूरिस्ट की तरह घूम लीजिए आप। ठीक है। थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब है मित्रों, इसीलिए 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था। बट कोई नहीं, अगर थोड़ा सा आवाज़ में कहीं दिक्कत आएगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी बात होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर को। और इसमें आज हम कौन कौन से इस बुक के टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो जैसे कि इसमें हमने पहला टॉपिक उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में देखेंगे, दूसरा उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाग देखेंगे, विभाजन, फिर उत्तर प्रदेश की जलवायु देखेंगे, फिर उत्तर प्रदेश की मिट्टियां हम लोग देखेंगे, उसके बाद से उत्तर प्रदेश के वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियां हम लोग देखेंगे, फिर आज हम उत्तर प्रदेश के जो वन्य जीव हैं वो उनको देखेंगे, फिर उत्तर प्रदेश की नदियां देखेंगे, फिर उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को हम देखेंगे इस वीडियो में, और फिर हम सबसे अंतिम जो कि हमारा है, ये नहीं अंतिम नहीं है, लास्ट अंतिम का एक पहले है, ये है आपका उत्तर प्रदेश की विद्युत परियोजनाएं, और सबसे उसके बाद से है उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन, और फिर हमारा सबसे अंतिम आज का जो टॉपिक रहेगा यह उत्तर प्रदेश में उद्योग। लगभग इसमें हम लोग 8-9 टॉपिकों को, लगभग 8-9 जो कि चैप्टर हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो इसके पूरे को मैं 3 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है मित्रों, क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं जिसके नाते मैं पूरा बड़ा वीडियो 7 घंटे 8 घंटे का नहीं बना सकता, तो प्लेलिस्ट में मैं 3 वीडियो ऐड कर दूंगा। आप छोटे छोटे वीडियो होंगे, आप उसको आराम से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम। तो देखिए कितना शानदार इन्होंने बनाया है अपना एक, अगर हम मित्रों उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में पहला चैप्टर उत्तर प्रदेश एट अ ग्लैंस देखेंगे, ठीक है ना।
अगर हम उत्तर प्रदेश राज्य का विस्तार देखें, कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है, तो अगर हम देखें इस राज्य का विस्तार, तो आइए हम देखते हैं। इसमें बड़े ही अच्छे फॉर्म में चित्र बना करके बताया गया है और आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में। तो राज्य का विस्तार अगर हम भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में यह उत्तर प्रदेश का जो ये क्षेत्रफल है फैला हुआ है। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में। नीचे दिया है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, और भारत का कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा यहाँ से दो चीज, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अकेला सिर्फ है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और याद रखिएगा मित्रों कि लगभग यह भारत का उत्तर प्रदेश अकेला क्षेत्रफल कितना कवर करता है, तो यह 7.33% क्षेत्रफल को कवर करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ नोट दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में क्रमशः अगर हम देखें तो चौथा स्थान है। तो आइए हम देख लेते हैं भाई आगे के 3 स्थान कौन कौन से राज्य हैं। तो आप याद रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा, फिर मध्य प्रदेश होगा और फिर महाराष्ट्र होगा। मित्रों आप मैप में जाना, और मैप में जाओगे तो आप जब भारत का मैप देखोगे तो ऐसे ये त्रिभुज बनेगा। ये राजस्थान हो जाएगा, यहाँ पे आपका एमपी हो जाएगा और यहाँ पे आपका महाराष्ट्र। तो ऐसे आप इस तीनों को याद कर लेना, और चौथे पे आप यहाँ उत्तर प्रदेश है उससे रख लेना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना, सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और उसके बाद से लास्ट स्थान आता है किसका? उत्तर प्रदेश का। चलिए मित्रों अब हम आगे देखते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, तो आप देखेंगे मित्रों कि एक गोल से आकार में ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा होता है और नीचे 2 मछलियां बनी हुई होती हैं और बीच में एक तीर धनुष बना होता है। तो वही मछलियां एवं तीर धनुष यहाँ का क्या है? राजकीय चिन्ह है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे देखिए क्या बता रहा है। तो आगे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं वर्तमान में। तो अगर हम देखें यहाँ पे देखिए इनका फोटो भी दे रखा है, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, और मुख्यमंत्री तो आप लोग जानते होंगे कि योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक है, अब चलिए इधर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है, इसे हम देख लेते हैं इस एरिया में। ठीक है, तो इस एरिया में आप देख लीजिए, जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश का मान लीजिए कि ये पूरा गोल उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और आपको पता है कि प्लस बनाइए, प्लस के ऊपर उत्तर हो जाएगा ये, और नीचे आपका क्या हो जाएगा? ये दक्षिण हो जाएगा, और इधर आपका पश्चिम और इधर पूर्व हो जाएगा। बट अगर आप भारत को देखेंगे तो यह कर्क रेखा के अगर हम देखें तो यह कर्क रेखा के उत्तर में ज़्यादा स्थित है, मतलब कर्क रेखा बीच से भारत के जाती है, मतलब कि ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का अगर जैसे कि विस्तार, तो ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो यह ऊपर उत्तर में 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के, और नीचे का जो इसका पूरा विस्तार है जो कि ये नीचे तक आएगा, यह 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में इसका ये एरिया पड़ता है, उत्तरी अक्षांश वाला। ठीक है, और अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर का मतलब होता है कि पश्चिम पूर्व वाला, तो यह 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच उत्तर प्रदेश स्थित है। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश उत्तरी और पूर्वी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है। तो फिर से देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का ऊपरी पॉइंट 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के नीचे 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और अगर हम इधर देखें तो जो उत्तर प्रदेश का ये जैसे आप पश्चिमी जिला है, ये 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के इधर पूर्वांचल का साइड जो है ये 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में फैला हुआ है। चलिए अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें मित्रों, तो यह 7 डिग्री 36 मिनट होता है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का अगर हम टोटल कुल देशांतरीय विस्तार देखें कि कितना विस्तार हुआ है, तो यह 7 डिग्री 9 मिनट। एक्चुअली में यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, माइनस कर दिया है उत्तरी अक्षांश को और इधर पूर्वी देशांतर को, तो इस नाते अक्षांश का 7 डिग्री 36 मिनट निकला है और देशांतरी का क्या निकला है 7 डिग्री 9 मिनट।
और याद रखिएगा कि यह स्रोत कहाँ से प्राप्त किया गया है कि भाई उत्तर प्रदेश इस बीच में इसकी अवस्थिति है, तो यह भारत वन स्थिति रिपोर्ट से लिया गया है। ठीक है ना। चलिए आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। अब अगला कह रहा है, जैसे देखिए आप यहाँ बनाया होगा एक फूल उत्तर पश्चिम पूर्व और दक्षिण। ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि प्रदेश की लंबाई 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की ओर है। सपोज कर लीजिए कि ये जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश है, तो आपको पता है मित्रों कि ये आपका क्या है, पूर्व दिशा है, और ये आपका पश्चिम है। तो ये पूर्व से पश्चिम जब आप चलेंगे तो ये टोटल कितना बता रहा है, 650 किलोमीटर। अच्छा अब इधर देखिए इस साइड में बता रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर 240 किलोमीटर। तो ये देखिए उत्तर है और ये नीचे दक्षिण है, तो ये वाला एरिया जो हो गया उत्तर प्रदेश का ये 240 किलोमीटर हो जाएगा। मित्रों थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा मैप बना के आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप पढ़िए एग्जाम की दृष्टि से, आप बस मेरी बातों को सुनते चलिए। और थोड़ा सा तबीयत खराब है तो इस वजह से थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम होगी अगर आवाज़ वाज में, तो आप माफ़ करिएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजकीय पुष्प अगर हम उत्तर प्रदेश का देखें तो यह पलाश है। देखिए पलाश का फूल कैसा होता है, यहाँ पे फिगर भी इन्होंने बना रखा है। ठीक है। और अगर हम राजकीय पक्षी देखें तो देखिए ये सारस है, या इसी को क्रौच भी बोलते हैं। ठीक है ना, सारस ऐसे होता है। तो या तो आपसे सारस दे देगा या तो आपसे क्रौच दे देगा। अच्छा चलिए ठीक है। अब हम आगे देखते हैं मित्रों कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो आप लोग देखे होंगे अपने घरों के आसपास अशोक, जिसको सीता अशोक भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा दोनों नाम। ठीक है ना। तो ये अशोक का पेड़ ऐसे ही होता है, पतला सा होता है, काफ़ी घना होता है। तो ये राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। और उत्तर प्रदेश का अगर हम राजकीय पशु की बात करें मित्रों तो बारहसिंघा है। ठीक है ना। आप कई महाराजा राजाओं के घरों में देखते होंगे कि बारहसिंघा के सिंह लगाए जाते थे उनके कुर्सी के पीछे। ठीक है ना, ये वही बारहसिंघा है। ठीक है। और अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा मित्रों पहली तो हिंदी है और दूसरा लगभग 1984 के आसपास में जुड़ी थी, यह उर्दू थी। ठीक है ना। चलिए ये तो हमारा मोटा मोटा एक थोड़ा सा या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें थी हो गया। ठीक है। अब हम थोड़ा सा मित्रों देख लेते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के वो तो इसके पहले मतलब कि कौन कौन से जिले लगेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार मैप से रूबरू करा देता हूँ। ठीक है ना मित्रों, मैप से आप थोड़ा सा रूबरू हो जाओ। आपको देखो मैप पढ़ने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ये देखो उत्तर प्रदेश का मैप है मित्रों। ठीक है। आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको मैप एक छोटा सा चिपकाना है, और मार्केट में अगर ना मिले तो आप PDF निकलवा लेना या पिक निकलवा लेना गूगल से और उसको प्रिंट आउट करा लेना। ठीक है ना। और आपको किनारे के जिले सबसे पहले कवर करने, लगभग आप 38-39 जिले केवल किनारे किनारे के, लगभग उससे अधिक आप जिले को कवर कर लोगे। तो आपको एक सिरे से अपनी नाव चलाना है। जैसे आप देखो सहारनपुर हो गया, फिर यहाँ मुजफ्फरनगर हो गया, ये देखिए जो सब बॉर्डर बना रहे हैं, फिर बिजनौर हो गया, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बरेली, फिर पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर ये बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर। ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप, ये जितने भी जिले मैंने बताया ये सब आपके उत्तर की तरफ टच कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा अगर हम पश्चिम की तरफ बात करें तो इधर आप देखेंगे सहारनपुर का कुछ भाग है, फिर शामली है, फिर बागपत लग रहा है, फिर गाजियाबाद है, फिर गौतम बुद्ध नगर लग रहा है, और आप देखेंगे तो यहाँ हल्का सा अलीगढ़, और फिर मथुरा, फिर आगरा, और आगरा के बाद से आप देखेंगे तो इटावा, और इटावा के बाद मित्रों आप देखेंगे तो थोड़ा सा आप ये छोटा मैप हो गया है, यहाँ जालौन देखेंगे, झांसी देखेंगे, और ये जो ललितपुर है ये सभी का सभी अगर हम देखें तो पश्चिम दिशा की साइड से टच कर रहे हैं। और भी देखेंगे तो ये ललितपुर दक्षिण में भी करता है और पूरब में भी टच करता है। ठीक है ना। तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग में मान चलता हूँ कि आपको पता होगा। ठीक है। अच्छा नीचे की तरफ अगर हम देखें दक्षिण की तरफ तो थोड़ा सा ललितपुर भी लगता है, झांसी लगता है, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र लगता है। ठीक है ना। और सोनभद्र भी आप देखेंगे तो पूरब, पश्चिम और दक्षिण ये और इसे लगता है। ठीक है ना। और अगर हम पूर्व की तरफ देखें तो पूर्व की तरफ चंदौली है, जो कि ये सब बिहार से लग रहा है, झारखंड से। तो ये गाजीपुर, बलिया, देवरिया और ये कुशीनगर। ठीक है। तो हमने मोटा मोटा एक क्या किया कि एक सिनॉप्सिस पढ़ लिया कि किनारे किनारे से लगे कौन कौन से हमारे जिले हैं। अब इससे हमें फ़ायदा क्या होगा, आइए हम बताते हैं आपको फ़ायदा क्या होगा। आपको करना क्या है, मैप पे आपको इस तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे करना है। अब आपको देखो मित्रों कि यहाँ पे इन्होंने बताया है, आप उत्तर प्रदेश का, अगर ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है,
अगर यह आपका उत्तर प्रदेश है तो उसमें आप उत्तर की तरफ देखोगे तो इसके उत्तर की तरफ नेपाल है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश लगा हुआ है, ठीक है ना। ये जो स्टेट हैं दो, और एक है क्या है, देश है, जैसे कि नेपाल देश लगा हुआ है। तो अगर हम उत्तराखंड से देखेंगे तो आपको ये मैप में जाके देखना है कि उत्तराखंड से आपका सहारनपुर जिला मिला है, लगा हुआ है, टच करता है, मुजफ्फरनगर टच करता है, बिजनौर टच करता है, मुरादाबाद टच करता है, रामपुर टच करता है, बरेली टच करता है, पीलीभीत टच करता है, ठीक है ना मित्रों। तो आपको क्या करना है, मैप पे जाना है, और मैप पे जाने के बाद से यहाँ पे आप देखोगे कि यहीं उत्तराखंड है, और आपको यहाँ पे एक लोकेशन ऐसे कर लेना है, ठीक है। फिर इसी तरह आपको नेपाल से कुछ लगे तो उसको कर लेना है, इधर आपका हरियाणा से कुछ लगेगा, फिर मध्य प्रदेश से नीचे लगेगा, फिर नीचे छत्तीसगढ़ से लगेगा, और इधर बिहार और झारखंड से लगेगा। तो ये वर्क आप खुद करिए मित्रों, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैं आपको जो भी फैक्ट है वो दे रहा हूँ, मैंने आपको तरीका बता दिया, थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लीजिए। तो अगर हम उत्तराखंड से देखें तो हमारे टोटल 7 जिले लगे हैं, और कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा जिला इसमें से यूपी का उत्तराखंड से लगा है या नहीं लगा है। अब तो नहीं लगा वाला क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि भाई उत्तराखंड से कितने जिले लगे हैं। तो आपको बस विजुअलाइज करना है, रटना नहीं है। ये सारे के सारे नाम जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, अपने मैप पे ये आप कलर कर लीजिए कि उत्तराखंड से लगे। और बार बार जब आप इसको देखेंगे तो आपको एक समय ऐसा आएगा मित्रों कि आपको यह रटने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन आप देखेंगे आपको पूरा का पूरा मैप आपके थर्ड आई में क्लियर होता रहेगा। आप आंख बंद करोगे, पूरा का पूरा आपको इसके जिले दिखेंगे, ठीक है ना। और यही फॉलो किया जाता है मैपिंग में, ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा चलिए, हिमाचल प्रदेश से अगर हम देख ले तो हिमाचल प्रदेश से सिर्फ एक जिला अगर आप देखेंगे तो ऐसे ये उत्तर प्रदेश यहाँ टच करता है थोड़ा सा, ये कौन सा, सहारनपुर, थोड़ा सा ऊपर की तरफ टच करता है, आप देखिएगा। और अगर हम नेपाल से देखें तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले टच करते हैं। आप उत्तर की तरफ के जो कोने से मैंने उत्तर की तरफ से जो भी मैंने किनारे के जो जिले बताए उसमें पीलीभीत से स्टार्ट करिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। मतलब कि ये टोटल 7 जिले नेपाल जो देश है उससे टच करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपकी उत्तरी सीमा का, ठीक है, कि उत्तरी सीमा पे हिमाचल प्रदेश से आप देखेंगे एक जिला टच करता है, कौन, सहारनपुर। उत्तराखंड से आप देखेंगे तो 7 जिले टच करते हैं, और आपको मैंने बता भी दिया था नाम कौन कौन सा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। आप बार बार इसे बस सुन लीजिए। और आप नेपाल से देखोगे तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ठीक है मित्रों। तो ये आपका हो गया उत्तरी सीमा से। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यार पीलीभीत उत्तराखंड से भी टच कर रहा है और पीलीभीत नेपाल से भी। तो आप देखोगे जब मैप में तो उत्तराखंड के ही जस्ट बगल से तो नेपाल शुरू हो जाता है, तो आधा बॉर्डर उत्तराखंड से टच करता है पीलीभीत का, और आधा बॉर्डर नेपाल से, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा यूपी का स्टेट है जो कि उत्तराखंड और नेपाल दोनों से अपनी लाइन साझा करता है। तो याद रखिएगा पीलीभीत हो जाएगा। आपको एज में एग्जामिनर बन के पढ़ना है, ठीक है मित्रों। तो आपको ये सिर्फ मैं किताब को क्या कर रहा हूँ, वाच नहीं रहा हूँ, पढ़ करके सुना नहीं रहा हूँ, मैं आपको पूरा तरीका बताते चल रहा हूँ। और मुझे लगता है कि मैं सही हूँ अपनी जगह पे, और मैं आप लोगों को सही से समझा पा रहा हूँगा। बाकी कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। चलिए, अब हम उत्तर की तरफ को देख लिए, अब हम थोड़ा सा देखते हैं मित्रों। और ये हम देखेंगे कहाँ का, तो ये हम देखेंगे जैसे कि जो हमारा उत्तर प्रदेश से अब पश्चिम की तरफ, ठीक है। देखिए ये ग्राफ बनाया है, तो ऊपर की तरफ का हमने देख लिया, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल को। अब हम पश्चिम की तरफ देखेंगे तो मैंने आपको मैप में दिखाया था, जो शामली से लेकर के आप झांसी तक आए थे, तो आप मैप में देखिए। तो पश्चिम में अगर आप देखेंगे मित्रों तो दिल्ली जो है वह दिल्ली से 2 उत्तर प्रदेश के जिले लगते हैं। कौन कौन से, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। आप मैप में जाइए और जा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप देखेंगे हरियाणा से, तो हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 6 जिले लगते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। और अगर आप उसी के नीचे राजस्थान से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगते हैं, मथुरा और आगरा, ठीक है ना मित्रों। तो ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि उत्तरी सीमा उत्तर प्रदेश की टच कहाँ कहाँ करती है, तो आप बताएंगे क्या, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल। फिर आपको उसके जिलों को जानना है किस कौन कौन टच कर रहा है। फिर आपको पश्चिम की तरफ आना है, तो पश्चिम की तरफ इतना तो आप जानते ही होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण मैप में कैसे होता है, ठीक है ना।
बट एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए प्लस बनाइएगा किसी भी मैप पे, ऊपर की तरफ ये उत्तर, नीचे की तरफ उसके दक्षिण, इधर बाएं तरफ पश्चिम और इधर दाएं तरफ पूरब, इस तरह से ये मैप का दिशा होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब पश्चिम की दिशा में अगर हम देखें तो दिल्ली से 2 जिले लगते हैं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद। हरियाणा से हम देखें तो 6 जिले, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा लगता है। और राजस्थान से देखें मित्रों तो मथुरा और आगरा लगता है। तो ये 3 के 3 दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, ये हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर के जिलों से सीमा निर्धारण करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी छोर पे कौन कौन से स्टेट हैं और वो हमारे जिलों से जो सीमा साझा करते हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो अगर हम दक्षिण की सीमा को देखें, दक्षिण की सीमा को, तो अगर आप देखेंगे तो झांसी से लेकर के मित्रों और सोनभद्र तक आप नीचे की तरफ एक प्लेट देखिएगा, ठीक है ना। आपको मैंने मैप में बता दिया है। तो मध्य प्रदेश से लगभग 11 जिले लगते हैं। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जिले मध्य प्रदेश से ही हमारे उत्तर प्रदेश के लगते हैं, ठीक है ना। और कौन कौन से, तो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, मध्य प्रदेश से हमारे उत्तर प्रदेश के 11 जिले लगते हैं, आप मिला लीजिएगा। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है। और नीचे की तरफ उसके बगल में आप देखेंगे तो सोनभद्र के बाद से छत्तीसगढ़ को अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ से सोनभद्र भी टच करता है। तो याद रखिएगा, आपसे प्रश्न बन सकता है कि ऐसे कौन से उत्तर प्रदेश का जिला है जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से अपनी सीमा साझा करता है, तो वो सोनभद्र हो जाएगा नीचे की तरफ। और ऊपर आपने देखा था उत्तराखंड और नेपाल से कौन साझा कर रहा था, तो वो पीलीभीत कर रहा था मित्रों, ठीक है। अब हम आ जाइए इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को देख लेते हैं कि भाई पश्चिमी भाग में क्या क्या है, कौन कौन जिला टच कर रहा है। तो पश्चिमी भाग में अगर आप मित्रों देखोगे तो पश्चिमी भाग में आपका ऊपर की तरफ आप देखोगे महाराजगंज से उठाओगे तो आपके नीचे किस तरफ सोनभद्र की तरफ ऐसे आप लाइन से आओगे तो ये आपका बिहार से टच हो रहा है। देखिए तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये सब क्या है, 7 जिले जो उत्तर प्रदेश के ये बिहार से टच हो रहे हैं। याद रखिएगा, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, बिहार से 7 जिले टच हो रहे हैं। कौन कौन से, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। और फिर आप देखेंगे तो नीचे झारखंड से सोनभद्र क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो याद रखिएगा कि सोनभद्र आप देख रहे होंगे झारखंड से भी टच हो रहा है अपने पूर्व की तरफ से, और नीचे दक्षिण की तरफ से आप सोनभद्र को देखेंगे तो यह छत्तीसगढ़ से टच हो रहा है, और सोनभद्र को आप देखेंगे पूर्व की तरफ से तो यह मध्य प्रदेश से टच हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सारे के सारे स्टेट। तो आप याद रखिए, फिर से एक बार सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश को उत्तर की तरफ से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल टच करते हैं। अगर हम पश्चिम की तरफ देखें तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और ये बस ये 3 ही टच करते हैं, ठीक है। और नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ देखें हम उत्तर प्रदेश तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ टच करते हैं, और पश्चिम की तरफ हम देखें तो बिहार और झारखंड। तो मतलब इतने स्टेट से घिरा हुआ है हमारा उत्तर प्रदेश। तो खैर हमें मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, आप लोग इतने तो अंडरस्टैंडिंग कर ही लिए होंगे, इतनी तो आप लोगों को तैयारी करते ही होंगे कि आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। जो थोड़ा सा फ्रेशर रहे होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत मुझे जहाँ तक लगता है कि वैसे तो हो ही नहीं चाहिए, लेकिन हुई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें इन्होंने दे रखा है कि ग्रीष्म काल कहाँ से कब तक होता है इस राज्य में, तो मार्च से जून तक यहाँ ग्रीष्मकाल होता है। और शीतकाल देख ले उत्तर प्रदेश में तो अक्टूबर से फरवरी तक होती है। और वर्षा ऋतु हम देख ले तो जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु रहती है। चलिए एक बार हम फिर से मैप पे देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इन्होंने मैप बना करके यहाँ पे बता दिया है। जैसे आप देख रहे होंगे यह उत्तर प्रदेश का पूरा मैप है, ठीक है ना। और इसमें आप देख रहे हैं अंदर लिखा हुआ है कि सीमावर्ती प्रदेश, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि टोटल राज्य लगते हैं उत्तर प्रदेश से 8 और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपको पता होगा कि दिल्ली है, ये लगता है। तो याद रखिएगा टोटल तो लगते हैं 9 स्टेट, लेकिन अगर राज्य और केंद्र शासित में पूछ ले तो 8 राज्य लगते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली लगता है। और आप ऊपर देखिए यहाँ हरियाणा लग रहा है, फिर नीचे दिल्ली लगता है जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, और इधर आप देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ऊपर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और यहीं बीच में आप देखेंगे तो नेपाल लगता है उत्तराखंड के बाद और बिहार के बीचों बीच में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें
आप देखिएगा, देखिए यहाँ साइड में लिख भी दिया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश कौन सा है, तो नेपाल है। तो आपको इस तरीके से जैसे इन्होंने बना रखा है ऐसे ही मैपिंग करना है और उसको बार बार मित्रों विजुलाइज करना है, रटना नहीं। अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे एकदम। मैं बता रहा हूँ, आप बस विजुलाइज करो, बार बार देखो, ये सारे के सारे स्टेट जिले न रट जाएं तो आप कहना आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएंगे और आप आराम से ये सारे भौगोलिक दशा वाला क्वेश्चन कर लोगे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश अगर हम देखें तो यह राज्य तीन तरफ से घिरा हुआ है, किससे, तो ललितपुर से घिरा हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए मैंने उल्टा पढ़ दिया। मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है, तो ललितपुर है। देखिए मित्रों कैसे, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये मध्य प्रदेश है पूरा, ठीक है। और ये मध्य प्रदेश से तीन तरफ से, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी घिरा हुआ है। तो मध्य, ऐसे आप मैपिंग करके पढ़ेंगे जब आप इस पूरे फैक्ट को, तो आपको और मजा आएगा। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, बाकी मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश से तीन तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का, तो ललितपुर है मित्रों। अच्छा अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य, तो मध्य प्रदेश है। अगर आप उठा के देख लेंगे मित्रों मैप में, तो नीचे की तरफ सबसे लंबा अभी आपने देखा 11 जिले लग रहे हैं। फिर अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य, तो हिमाचल प्रदेश आपने देखा था सिर्फ ऊपर से एक जिले लग रहा है जो कि सहारनपुर का थोड़ा सा टच कर रहा है, ठीक है। फिर आप इसी तरह से देखेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो अगर आप देखेंगे कि सहारनपुर जिले से कौन कौन से राज्य लग रहे हैं, तो ये सब आप मैपिंग कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे इन्होंने लिख करके दे दिया है। तो सहारनपुर से लगेंगे, अगर हम देखेंगे पश्चिम साइड में, तो पश्चिम साइड में हरियाणा लगेगा, ऊपर की तरफ उत्तर में हिमाचल और इसके पूर्व साइड में उत्तराखंड लगेगा। चलिए हम दिखा देते हैं आपको कैसे सहारनपुर को देखना है, इसी तरीके से आप मैपिंग कर लीजिएगा। जैसे देखिए ये सहारनपुर है मित्रों, तो सहारनपुर में इधर आप पश्चिम की तरफ देखोगे तो यहाँ हरियाणा से टच हो रहा है, यहाँ ऊपर हिमाचल से टच हो रहा है और इधर उत्तराखंड से टच हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमको मैपिंग पे देखना है और ऐसे ही हमको सिनाप्सिस एक बना लेना है। और नहीं आप बनाने का आपके पास समय, तो बस बार 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 आप सुन लीजिए। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य तो हिमाचल प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के लगे हुए राज्य कौन कौन से हैं, तो हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। फिर हम इसी तरह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से लगे हुए कौन कौन से राज्य हैं, तो यह बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। कौन कौन सा है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। जैसे मैंने बताया अभी पीछे, वैसे ही आपको सिनाप्सिस कर लेना है, ठीक है। फिर अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य, तो यह मध्य प्रदेश है। और फिर हम आगे देखते हैं, अगला पॉइंट कर रहा है कि प्रदेश के सबसे कम जिलों एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो यह ललितपुर है, ठीक है ना। प्रदेश के सबसे कम जिलों जिसमें एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो यह ललितपुर होगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं मित्रों, जो कि जनगणना से रिलेटेड प्रश्न है और यहाँ से एक दो प्रश्न तो कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। तो यह उत्तर प्रदेश की जनगणना जो कि 2011 में हुई थी उससे रिलेटेड प्रश्न है, और अभी तो लेटेस्ट जनगणना हो ही रही है, अभी उसका कोई कन्फर्मेशन नहीं आया कि कब तक आएगी। तो एग्जाम में यहीं से पूछे जाने की प्रश्न की संभावना है, ठीक है ना। और क्या संभावना क्या है, पूर्णतः यहीं से पूछा जाएगा, क्योंकि तब तक नई वाली जनगणना आएगी नहीं, ठीक है। तो चलिए अगर हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या अगर हम देख लें, तो देखिए 19,98,12,341 है। 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश की क्या है, जनसंख्या है। तो इसको आप टोटल 20 करोड़ से याद रख सकते हैं, एक अप्रॉक्स, ठीक है ना मित्रों। और आपसे एकदम एग्जैक्ट फैक्ट नहीं पूछता है, क्योंकि उनको ही पता है कि बच्चा याद नहीं कर पाएगा। अगर हम देखें पुरुष, तो 10,44,80,510 पुरुष हैं इनमें से, और महिलाएं हैं कितनी, तो यह 95,33,1831 महिलाएं हैं। 95,33,1831 महिलाएं हैं, ठीक है ना मित्रों। सॉरी देखिए मैंने गलत पढ़ दिया था, 9,53,31,821 महिलाएं हैं। मैंने थोड़ा सा जल्दी में गलत हो गया अंकों का, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसमें देखेंगे कि लिंगानुपात, तो अगर हम लिंगानुपात देखें मित्रों, तो प्रति 1000 पुरुष पर लगभग उत्तर प्रदेश में 912 महिलाएं हैं, ठीक है ना। और जनघनत्व अगर हम देखें तो 829
प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है उत्तर प्रदेश में। और इसी में हम दशकीय वृद्धि दर देखें तो यह 20.2% इसकी दशकीय वृद्धि दर रही है, किसकी? उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में अगर हम साक्षरता दर देखें तो 67.7% है, ठीक है ना। और इसमें हम पुरुषों में देख लें साक्षरता तो 77.3%, और महिलाओं की साक्षरता दर देखें तो 57.2%। मतलब कि अभी महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों से क्या है? थोड़ी कम है। चलिए, अनुसूचित जाति की जनसंख्या अगर हम देख लें उत्तर प्रदेश में तो 4,13,57,608 ये क्या है? अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में 4,13,57,608। और इसमें अगर हम पुरुषों की बात कर ले मित्रों तो पुरुष इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें हम अगर पुरुषों की देखें तो अगर हम पुरुषों का देखें मित्रों तो 2,16,76,975 संख्या है। और महिलाओं का है 1,96,80,633 महिलाएं हैं, ठीक है। चलिए, अब हम आगे देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर ग्रामीण जनसंख्या देखें हम उत्तर प्रदेश की तो 15,53,17,278 है। और अगर हम राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो 77.7% ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है ना। नगरीय जनसंख्या अगर हम देखें मित्रों तो 4,44,95,63 है, ठीक है ना। ये नगरीय जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। और राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अगर आप देखोगे तो 22.3% होगा मित्रों, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगर हम देखें राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है तो 20.7% है। और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या अगर हम देखेंगे मित्रों तो 11,34,273 है, जिसमें पुरुष हैं 5,81,083 और महिलाएं हैं 5,53,190। ये एसटी की हैं, अनुसूचित जनजाति। और याद रखिएगा कि अनुसूचित जनजाति का राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है तो 0.6% है। चलिए, शिशु लिंगानुपात देख लेते हैं। प्रति 1,000 बालकों पे तो 902 बालिकाएं हैं, ठीक है। और अगर हम आगे देखें तो चलिए थोड़ा सा 1 मिनट आगे देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ दिया हुआ है कि कार्य सहभागिता दर यहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी है तो 32.94%। और 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की तो याद रखिएगा मित्रों कि यह कितनी है 3,79,1331 है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश 1 मिनट, उत्तर प्रदेश धर्म के अनुसार जनसंख्या एवं प्रतिशत जो कि जनगणना में देखा गया था। तो अगर आप हिंदू की देखेंगे तो हिंदू का लगभग हम जनसंख्या देखें तो यह 15,93,12,654 है। और याद रखिएगा कि कितना है 15,93,12,654 इनकी जनसंख्या है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 79.73% हैं, ठीक है ना, हिंदू। अच्छा, जैन की बात कर लेते हैं तो यह है कितना है मित्रों तो यह 2,13,267 है, ठीक है ना। कितना है 2,13,267। और राज्य की कुल जनसंख्या का जैन जो है 0.11% है। अगर हम इसी तरह बौद्ध की बात कर ले तो 2,06,285 इनकी जनसंख्या कितनी है 2,06,285 इनकी जनसंख्या है, जो कि कुल राज्य का प्रतिशत है 0.10%, ठीक है। ईसाई की अगर हम बात कर ले अपने उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पे ईसाई है कितना 3,56,448, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 0.18% है। अन्य धर्म से रिलेटेड व्यक्ति अगर हम देख ले तो 13,598 जनसंख्या है, जो भी अन्य धर्म है वो मिक्सचर है, ठीक है। तो यह राज्य की कुल जनसंख्या का 0.01% है। अगर हम सिख की बात कर ले मित्रों तो यह 6,43,500 इनकी जनसंख्या है, कितनी 6,43,500, और ये राज्य की कुल जनसंख्या का 0.32% है। अगर हम इसी तरह मित्रों मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय में आप देखेंगे कि 3,84,83,967 3,84,84,00,000 देखिए 1 मिनट थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, 1 मिनट फिर से 1 मिनट बता रहा हूँ।
कितना है मुस्लिम की जनसंख्या? तो 3,84,83,967, याद रखिएगा मित्रों, ठीक है। और ये राज्य की कुल जनसंख्या का 19.26% है। तो मतलब हिंदू के बाद मुस्लिम ही आते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमारा अगला है, चलिए देख लेते हैं। आपको क्या करना है, बार बार मैप में जाना है और देखना है, ठीक है ना। और अगर आप इस वीडियो को बस बार बार सुन लेते हैं तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बस आपको मैप एक बार पूरा का पूरा मैप में 75 के 75 जिले विजुलाइज कर लीजिएगा, आपको बड़े मज़े से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, और याद रखिएगा इस बार यूपी स्पेशल के प्रश्न स्टेट पीएससी में काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है ना। और वनडे में तो आते ही आते हैं। तो ये सारे एग्जाम के लिए है जो कि यूपी से रिलेटेड है। चलिए अगर हम देखें सर्वाधिक यूपी में साक्षरता दर वाला जिला अगर देखें तो यह गौतम बुद्ध नगर है। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला यूपी में गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला यूपी में तो श्रावस्ती है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है मित्रों? तो श्रावस्ती। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला तो यह श्रावस्ती है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला अगर आप देखोगे तो यह कानपुर है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो यह श्रावस्ती है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति हैं, इसका मतलब, ठीक है। तो कौशाम्बी। अगला है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह इलाहाबाद, जिसका नया नाम प्रयागराज हो गया है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो यह महोबा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अगर आप देखोगे तो जौनपुर है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला देखोगे तो गौतम बुद्ध नगर है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला देखोगे मित्रों आप तो यह गाजियाबाद है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला यह ललितपुर है, ठीक है। आगे चलते हैं तो अगला कह रहा है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला तो गाजियाबाद है। क्या? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो गाजियाबाद है। अच्छा, अगला कह रहा है कि राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला तो यह सोनभद्र है। और अगला है कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला तो यह श्रावस्ती है। सॉरी दोस्तों, अगला है कि राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला तो यह बागपत है। और नेक्स्ट है कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला तो यह गौतम बुद्ध नगर है। फिर नेक्स्ट है कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला तो यह कानपुर नगर है। और नेक्स्ट है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला तो वह आपका प्रयागराज है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला तो यह गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है मित्रों। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें और है, कह रहा है कि सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यह श्रावस्ती है। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला तो यह गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला ये भी गाजियाबाद। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला तो यह भी मित्रों श्रावस्ती होगा। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा मित्रों, यह सीतापुर होगा। नेक्स्ट है कि न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह बागपत है। और नेक्स्ट है कि राज्य की कुल जनसंख्या में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यह मित्रों बागपत है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला तो यह प्रयागराज है, जिसको इलाहाबाद पहले हम लोग बोलते थे। और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला ये भी याद रखिएगा प्रयागराज है। तो ये दो चीज़ आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला ये दोनों का दोनों प्रयागराज है। अगला है कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला तो ये बलरामपुर है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला तो यह बागपत है। और अगला है कि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला तो यह औरैया है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला तो यह श्रावस्ती है। और नेक्स्ट है कि सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला तो यह बलरामपुर है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला तो यह गौतम बुद्ध नगर है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला तो यह सोनभद्र है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला
तो यह बागपत है। देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र होगा और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा होगा? बागपत होगा। और सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला जिला तो इलाहाबाद है, मतलब कि प्रयागराज है, जहाँ पे सबसे अधिक लोग पढ़े लिखे माने जाते हैं। ठीक है ना, साक्षर। चलिए आगे कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाला जिला तो यह श्रावस्ती है, और सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला तो वाराणसी है, जो कि 38 है। 38 मतलब कि 38 बार यहाँ पे ये मतलब कि सबसे ज़्यादा 38 बार में यहाँ पे जनगणना हुई थी। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है? तो वाराणसी। अगला है कि सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर तो यह मेरठ है। और सबसे अंतिम है कि सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले कौन से हैं? तो यह बदायूं व श्रावस्ती हैं। तो आपको बस इसे बार बार क्या करना है? सुनते जाना है, पढ़ते जाना है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश जन्म के समय जीवन प्रत्याशा रेट जो कि 2014 से 18 के बीच में रहा है, क्या क्या रहा है देख लेते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो कुल व्यक्ति अगर हम देखेंगे तो इसमें 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। हाँ, कुल व्यक्ति 65.3% थे, जिसमें से ग्रामीण अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 64.3%। और कुल शहरी देखोगे तो 68.7%। ठीक है, तो इसे आप छोड़ भी सकते हो मित्रों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप इसे देख लेना। ठीक है ना, इस ग्राफ को एक बार आप देख लेना। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट लगेगा मैं वहाँ बताते चलूँगा। चलिए ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश भाषानुसार जनसंख्या प्रतिशत जो कि ये 2011 की जनगणना के आधार पे है, तो याद रखिएगा कि हिंदी भाषा 94.08% यहाँ पे क्या होती है कि जनसंख्या हिंदी भाषी क्षेत्र है, बोलने वाले लोग। ठीक है ना, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 94.08% लोग हिंदी बोलते हैं, 5.42% उर्दू भाषी क्षेत्र के लोग हैं, और लगभग बंगाली लोग हैं जो कि 0.12% हैं, और पंजाबी 0.25% है। तो ये 4 हैं। ठीक है ना, चलिए आगे हम देख लेते हैं थोड़ा सा मित्रों। तो चलिए हम 1 मिनट देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयां जो कि मार्च 2020 तक की हैं, अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है, उत्तर प्रदेश में नगरों एवं नगरों समूह की संख्या 915 है टोटल। ग्राम पंचायतों की अगर आप देखोगे 2021 के लेटेस्ट आंकड़े जो कि राज्य निर्वाचन आयोग के जारी किए गए थे ये चुनाव वगैरह में, तो उसके आंकड़े के अनुसार आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में कितने तो ये वो 5,058 कितना है इकाई? 58, देखिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। 58,176 क्या है? तो यह ग्राम पंचायतें हैं। तो याद रखिएगा मित्रों, थोड़ा सा मित्रों कभी कभी होता है, मैं भी भगवान तो हूँ नहीं, तो जब पढ़ाते पढ़ाते कंसंट्रेशन एक जगह रहता है तो थोड़ा सा अंकों में हेर फेर हो जाता है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोग इससे जज मत करिएगा मुझे। तो 58,176 उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें हैं, और न्याय पंचायतें आप देखोगे तो 8,135 हैं। तहसील उत्तर प्रदेश में 351 है, और विकास खंड उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो सब लेटेस्ट आंकड़े हैं राज्य निर्वाचन आयोग के, तो यह विकास खंड कितने हैं? 826 हैं। नगर पंचायत उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो 439 नगर पंचायत हैं, और अगर आप इसी तरह नगर पालिका परिषद देखोगे उत्तर प्रदेश में तो यह 198 है। नगर निगम देखोगे तो 17 नगर निगम है उत्तर प्रदेश में। कुल ग्राम उत्तर प्रदेश में कितने हैं मित्रों? तो ये याद रखिएगा 1,06,774 1,06,774 गांव है। अगला कह रहा है कि आबाद ग्राम कितने हैं? तो 97,814 है। और आर्थिक संभाग क्षेत्र उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो मित्रों याद रखिएगा कि ये 4 हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि जैसे यहाँ एक बॉक्स बनाया है और उसमें बता रहा है कि उत्तर प्रदेश सहकारिता से रिलेटेड देखिए क्या क्या बातें की गई हैं। तो याद रखिएगा कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो यह 50 है, और आप देखेंगे तो प्राधिकरण कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी उत्तर प्रदेश में? तो 7479 हैं। और उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक की शाखाएं कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो यह 323 हैं। इसी तरह हम उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ होम्योपैथिक
चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या 1576 है और एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या 5113 है। ठीक है। और अगर हम आयुर्वेदी एवं यूनानी चिकित्सालय औषधालय की संख्या देखें तो 2360 है। अच्छा, आज पता नहीं क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा सा आंकड़ों में कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ, होता है कभी कभी। ठीक है। चलिए, अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में विद्युत जो कि 2019-20 के ये आंकड़े हैं, तो अगर हम देखेंगे तो उत्पादन होता है टोटल कितना, 2620 करोड़ वाट करोड़ किलोवाट घंटा क्या विद्युत। और अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन है 115 किलोवाट घंटा। ठीक है ना। और अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद किस वर्ष बना था, तो यह 1956 में बना। और उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग 1998 में बना था। अगला है कि एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र, तो यह बुलंदशहर, जो उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला है उसी के नरौरा में स्थित है और यह 1989 में स्थित किया गया था। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर अगला कह रहा है कि हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, यह अलीगढ़ में है, जो कि 1942 में खोला गया था। नेक्स्ट है कि राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केंद्र कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में 8 केंद्र हैं इसके। अगला है कि पूर्णतः विद्युतीकृत ग्राम कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो याद रखिएगा मित्रों कि 97,814 गांव पूर्णतः विद्युतकृत हैं। ठीक है ना, मतलब कि वहाँ बिजली की सुविधा पूर्णतः है। और अगला कह रहा है कि प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है उत्तर प्रदेश में, तो 401 किलोवाट घंटा है। ठीक है, तो इसे आप बार बार सुन लीजिएगा। चलिए, अब हम थोड़ा सा जनगणना देख लेते हैं और इस जनगणना में हम देखेंगे तुलनात्मक जनगणना, मतलब कि उत्तर प्रदेश और भारत दोनों की जनगणना को तुलना करके हम पढ़ेंगे। जब आप तुलना करके पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये आंकड़े होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश तथा भारत के तुलनात्मक संकेतक, वही जनगणना। ठीक है, 2011 वाली ही। अगर हम देखें जनसंख्या वृद्धि, ठीक है ना, 2001 से 2011 में उत्तर प्रदेश में तो यह 20.2% हुई। और वहीं भारत में जनसंख्या वृद्धि आप देखोगे तो 17.7% होती है। अगर आप जनघनत्व देखते हो तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 है और भारत का जनघनत्व कितना हो जाएगा, 382 हो जाएगा। अगर इसी तरह आप नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखोगे तो उत्तर प्रदेश में अकेला 22.3% है और पूरे भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.1% है। इसी तरह आप ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखोगे तो उत्तर प्रदेश में अकेला 77.7% है और वहीं पूरे भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.9% है। लिंगानुपात अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में 912 लिंगानुपात है, मतलब कि प्रति 1000 बच्चों पे 912 वो है, और 943 भारत में है लिंगानुपात, मतलब कि प्रति 1000 बच्चों पे उत्तर प्रदेश में 912 लड़कियां हैं और प्रति 1000 बच्चों पे 943 लड़कियां भारत में हैं। अभी एक नया आंकड़ा आया है जिसमें मित्रों ये 943 भारत वाला ही बढ़ गया है, बट हमको 11 की जनगणना के अनुसार ही याद रखना है। ठीक है ना। चलिए, अब हम साक्षरता दर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश और भारत में। अगर आप उत्तर प्रदेश की कुल व्यक्ति साक्षरता दर देखें तो यह 67.7% है। वहीं भारत की कुल व्यक्ति की साक्षरता प्रतिशत अगर आप देखें तो 73% है। ठीक है। अगर आप यही जो उत्तर प्रदेश के पुरुष और स्त्री का साक्षरता प्रतिशत अगर अलग अलग देखें तो पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत है 77.3% और वहीं महिलाओं का है 57.2%। लेकिन यही भारत के संबंध में आप देखेंगे तो पुरुषों का 80.9% साक्षरता दर है और 64.6% स्त्रियों की साक्षरता दर है। अगला कह रहा है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में 20.7% अनुसूचित जाति की संख्या है और टोटल भारत में अगर उठा के हम देखें तो 16.6% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। अगर हम कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देखें तो 0.6% हमारा उत्तर प्रदेश में है और टोटल भारत में 8.6% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। चलिए, अब हम जन्म दर की बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है। जन्म दर तो याद करिएगा कि कुल जन्म दर उत्तर प्रदेश में 25.6% है। वहीं भारत में प्रति 1000 पे 20% एक तरह से है, 20 लोग हैं। ठीक है ना। देखिए, फिर से ध्यान दीजिएगा कि कुल जन्म दर अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो 25.6
25.6 हैं कितने प्रति हजार पे, और भारत में 20 हैं। और ग्रामीण अगर आप देखेंगे तो 26.6 हैं और 21.6 भारत में आप देखेंगे, ठीक है। और नगरीय अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 22.5 हैं और 16.5 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भारत में है, ठीक है। अगर आप देखोगे कि शिशु मृत्यु दर, इसके बारे में देख लेते हैं, तो अगर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में प्रति हजार पे कुल शिशु मृत्यु दर 43 है और भारत में 32 है। और ग्रामीण में देख लोगे तो उत्तर प्रदेश में कुल शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पे 46 है और भारत में 36 है। और नगरीय शिशु मृत्यु दर अगर आप संख्या अगर आपको जानना है तो उत्तर प्रदेश में 35 और भारत में कितना है, 23 है। चलिए आगे हम चलते हैं, अगला हम देख लेते हैं इसके वो मंडल। अब हम उत्तर प्रदेश की जलवायु देखते हैं मित्रों, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश अगर आप देखेंगे तो इसमें 2 प्रकार की हैं, और कौन कौन सी हैं तो इसे हम देख लेते हैं। तो तराई क्षेत्र 120 से 180 सेंटीमीटर जिसकी वार्षिक वर्षा जहाँ पे होती है वो तराई क्षेत्र कहलाता है। और आप देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। और साधारण आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश अगर आप देखेंगे तो यह मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं जहाँ पे 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। चलिए उत्तर प्रदेश में ऋतुएं देख लेते हैं, जो कि 3 मुख्य ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी? शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे चल रहे हैं हम लोग। तो अब हम देख लेते हैं कि शीत ऋतु के बारे में, कि शीत ऋतु उत्तर प्रदेश में इसके विशिष्ट तथ्य क्या क्या है। तो अगर आप देखिए तो देख लेते हैं कि अगर हम शीत ऋतु देखें मित्रों तो यह अक्टूबर से फरवरी तक होती है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वाधिक ठंडा महीना तो ये जनवरी होता है। और वर्षा ऋतु के बारे में अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण अगर आप देखेंगे तो इनकी वर्षा होती है। और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा 7 से 10 सेंटीमीटर उत्तर प्रदेश में होती है। वही अगर हम तापमान की बात कर लें तो तापमान देखेंगे तो मैदानी क्षेत्रों में तापमान होता है 27.2 डिग्री सेल्सियस। वहीं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में अधिकतम तापमान आप देखेंगे तो 28.3 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि न्यूनतम तापमान वहाँ पे 13.3 डिग्री सेल्सियस होती है। अगला है कि इसी में कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानों तथा पर्वतीय भागों का औसतन न्यूनतम तापमान कितना है तो 10 डिग्री सेल्सियस है। चलिए आगे देखते हैं अब हम कि ग्रीष्म ऋतु उत्तर प्रदेश विशिष्ट तथ्य दिया है। अगर हम देखें तो ग्रीष्म ऋतु अगर आप देखेंगे तो यह मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है। अधिक गर्मी अगर आप देखेंगे तो झांसी एवं आगरा जिलों में पड़ती है उत्तर प्रदेश में। सबसे कम गर्मी जो होती है बरेली में पड़ती है उत्तर प्रदेश के। अच्छा, लू कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से चलने वाली शुष्क एवं गर्म हवाओं को हम लू कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान रिकॉर्ड 47 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाता है। अच्छा, बुंदेलखंड क्षेत्र के बारे में, बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान कर्क रेखा की निकटता के कारण मतलब कि एक तरह से अधिक होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला कह रहा है कि अधिकतम औसतन तापमान कितना होता है तो यह 36 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि न्यूनतम तापमान उत्तर प्रदेश का 21 से 23 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। और सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान तो यह मई एवं जून माह में दर्ज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं मित्रों उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो उत्तर प्रदेश की अब मिट्टियों को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का विभाजन देखिए 2 भागों में किया गया है। पहला, गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ, मतलब कि वो पुरानी और जो नई मिट्टियों की बात कर रहा है। दूसरा भाग बांट रहा है कि बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ या दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैल की मिट्टियाँ। अगर आप गंगा के जो मैदानी में जो आप नूतन और उपनूतन में देखेंगे तो यह बांगर मिट्टी, जिसको पुरानी जलोढ़ मृदा बोलते हैं, और खादर या नवीन जलोढ़ मृदा आएंगी। तो याद रखिएगा कि 2 भागों में मिट्टियों का विभाजन है। एक गंगा के विशाल मैदान में जो खादर बांगर होती हैं वो, और एक नीचे की तरफ बुंदेलखंडीय मिट्टियाँ जिसको दक्षिणी पठारीय मिट्टियाँ भी कह देते हैं, ठीक है।
अच्छा, आगे कह रहा है कि बांगर मिट्टी जो उत्तर प्रदेश में, इसके विशिष्ट तथ्य क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो खनिज की प्रचुरता है, मतलब कि फास्फोरस एवं चूना, ठीक है, इसकी बहुत प्रचुरता है। लेकिन वहीं नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश आदि पदार्थों की यहाँ कमी है, ठीक है ना। उपरहार मिट्टी अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को दिया गया नाम है। मतलब कि अगर हम बांगर मिट्टी को देखें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, मतलब कि पूर्वांचल साइड में इसको उपरहार मिट्टी भी बोला जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि बांगर मिट्टी का अन्य नाम क्या क्या है। तो दोमट भी बोलते हैं, मटियार भी बोलते हैं, बलुई दोमट बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ बोलते हैं और उपरहार बोलते हैं। मतलब कि लोकेलिटी के आधार पे हम इसे क्या करते हैं, इसका नाम देते जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि खादर मिट्टी की विशिष्टता अगर हम देख लेते हैं तो यह उर्वरता के मामले में देखें तो बांगर की अपेक्षा अधिक मात्रा में ये उर्वरा शक्ति इसमें होती है खादर में। खादर मिट्टी का विस्तार अगर आप देखेंगे तो नदियों के बाढ़ वाले मैदान में इसका विस्तार होता है, क्योंकि नदी नया वहाँ पे मिट्टी बिछ जाती है। अगला है कि खादर मिट्टी का अन्य नाम क्या क्या है। तो नवीन जलोढ़ बोलते हैं, कछारी, सील्ट, बलुआ, मटियार, दोमट मिट्टी इसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ खनिज उपलब्धता अगर हम देखें तो इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जीवांशों की अधिक मतलब की मात्रा पाई जाती है, जबकि वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। किसमें? खादर में। और विशेषता क्या है इसकी, तो यह हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कण वाली क्या होती है, मिट्टी होती है। ठीक है मित्रों, ये हो गया हमारा मिट्टी। अब मिट्टियों से रिलेटेड कुछ और चीज़ है, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश की अगर प्रमुख मिट्टियां हैं जानना है आपको तो जानिए। पर्वतीय मृदा, लाल बलुई मिट्टी, तराई मिट्टी, लवण प्रभावित मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, कैल्शियम युक्त मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। ये इतने प्रकार की उत्तर प्रदेश की मिट्टियां हैं। चलिए अब लाल मिट्टी के बारे में कुछ हम विशेष तथ्य देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बाकी लाल मिट्टी से रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट जानिए। ठीक है, तो लाल मिट्टी का क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो नीचे मिर्जापुर, सोनभद्र और एक दो और जिले, आदि जिले, मतलब मेन जिले यही हैं, मिर्जापुर और सोनभद्र। अच्छा, उगाई जाने वाली प्रमुख फसल लाल मिट्टी में कौन कौन सी होती है। तो गेहूं, चना, दलहन होती है। अच्छा, लाल मिट्टी में कमी किस किस चीज़ की होती है। तो नाइट्रोजन की, जीवांश की, फास्फोरस और चूना की, खनिज की इसमें क्या होती है, कमी होती है। अच्छा, लाल मिट्टी का निर्माण अगर आप देखोगे तो बालू में लाल शैलों के अपक्षय द्वारा होता है। ठीक है ना। और लाल मिट्टी का विस्तार अगर आप देखोगे तो बेतवा और धसान जो नदी है उन्हीं के जल प्लावित क्षेत्रों में इसका क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। थोड़ा सा हम बुंदेलखंडीय मृदा के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका अन्य नाम क्या है बुंदेलखंडीय मृदा का। परवा, जिसको पड़वा बोलते हैं, माड़, जिसको माड़ भी बोलते हैं, राकड़, जिसको रौकड़ भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, पड़वा, माड़, रौकड़, मृदा, भोटा, ये सब इसके नाम है, किसकी, बुंदेलखंडीय मृदा के। और इसका विस्तार क्षेत्र आप देखोगे तो नीचे की तरफ होगा, दक्षिण की तरफ जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में। बुंदेलखंडीय मिट्टी अगर आप देखोगे तो यह उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ, मतलब कि दक्षिण में जो पठार है वहीं पर ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, इसे हम देखते हैं और यहीं पर हमारे वीडियो की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो कंप्लीट हो गया और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में हम आपको ये पूरी किताब क्लियर करा देंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य में जो कि आप इसे रट जाइएगा कि वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश से, देखिए वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं। तो याद रखिएगा मथुरा और आगरा। अगला है कि जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, तो यह हिमालय का तराई प्रदेश। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में टर्शियरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र है, तो यह शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र। नेक्स्ट है कि जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, तो ढूंढ मृदा। ठीक ना, ढूंढ मृदा। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा को जाना जाता है, तो याद रखिएगा मित्रों, इसको रेगुर भी कहते हैं, करेल भी कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं। 3 नाम कहते हैं किसको, तो बुंदेलखंड में जो काली मृदा पाई जाती है उसको रेगुर भी कहते हैं, करेल भी कहते हैं, कपासी कहते हैं। ये 3 मिट्टियों का इसका नाम है। ठीक है ना। तो मित्रों यहीं पे
हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। और लगभग हम लोगों ने 14 पेज कंप्लीट कर लिया टोटल, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैं अच्छे से जो भी दे पाया होऊंगा अपना, ये जो भी सारी चीज़ें हैं आपको, ठीक है, पढ़ करके अच्छे से आपको बता पाया होऊंगा, ठीक है। तो अगर जहाँ गलती हो तो हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा घबराहट हो जाती है, कभी कभी गर्मी है, पंखा बंद करके उसी में तबीयत भी ख़राब है, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो कभी कभी कुछ आंकड़े में फंस गया हूँ या कहीं पे, तो उसके लिए क्षमा चाहिए मुझे, ठीक है। क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ मित्रों, हमसे भी गलती होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बस मैं यही प्रयास करूँगा कि नेक्स्ट बार में ऐसी गलतियाँ ना हो, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करिए और पढ़िए, फास्ट स्पीड में करिए। और आपको जैसे मैंने मैप का तरीका बताया, उसे मैप से आप इसके 75 जिलों को विजुलाइज कर लीजिए और फिर आप पढ़ेंगे, आपको देखिए मज़ा आ जाएगा और आप यूपी स्पेशल के एक प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे। तो यूपी स्पेशल के प्रश्न को आप हल्के में मत लीजिएगा, याद रखिएगा इस बार यूपी स्पेशल से प्रश्न आने की संभावना हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बार बार पढ़िए, जब ऑप्शन आएगा तो आप एलिमिनेट कर जाएंगे। तो ओके मित्रों, नमस्ते, थैंक यू।